वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे आज हम सोल्व करेंगे। यह आपके अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द की व्याख्या करता है। तो देखिए, आर्थिक विकास के बारे में कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। इसके विभिन्न इंडिकेटर होते हैं, विभिन्न संकेतक होते हैं। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उन सारे परिवर्तनों को हम आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। ठीक है, मतलब जो संख्यात्मक माप है उसके साथ साथ में जो गुणात्मक माप है, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, उनको भी हम आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। तो देखिए, प्रति व्यक्ति उत्पादन में जो वृद्धि होती है यह भी आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, ये आपका आर्थिक वृद्धि में आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आएगा, लेकिन विकास में भी इसको हम शामिल करते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो संख्यात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तथ्यों को हम आर्थिक विकास की जब हम परिभाषित करते हैं उस समय शामिल करते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है, रियल इनकम जो इंक्रीज होगी, उसको भी हम सम्मिलित करेंगे। अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं, उनको भी हम आर्थिक विकास में शामिल करेंगे। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम इन सभी बातों को आर्थिक विकास की परिभाषा में शामिल करेंगे। अगला है आर्थिक विकास की विशेषता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उसको भी शामिल करते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में जो व्यावसायिक संरचना है, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होता है। ठीक है, व्यावसायिक संरचना का मतलब क्या हो गया? इसमें जो कुल रोजगार होता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, उसमें कृषि का जो हिस्सा होता है वो एक तरह से क्या हो जाता है? कम होता जाता है। जब कृषि का हिस्सा कम होता जाएगा और जो तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, अगर उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान बढ़ता जाता है तो ये एक तरह से क्या दर्शाता है? आर्थिक विकास को दर्शाता है। तो व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन भी, और संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में योगदान है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, इन सभी में परिवर्तन होता रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास शब्द की व्याख्या करता है। तो देखिए, आर्थिक विकास की जो अवधारणा है वो एक तरह से व्यापक अवधारणा मानी जाती है। इसमें हम आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में अर्थव्यवस्था में जो भी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि उत्पादन प्रणाली में सुधार हो गया, जो तकनीक है उसमें अगर सुधार हो जाए, जो अर्थव्यवस्था में वितरण प्रणाली है उसमें सुधार आ जाता है, समस्त प्रकार के जो आर्थिक सुधार होते हैं उनको हम शामिल करते हैं आर्थिक विकास शब्द की जब व्याख्या करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं वो आर्थिक विकास की व्याख्या करते हैं। आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न पैरामीटर हैं, कोई एक पैरामीटर नहीं है। ठीक है, हम विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की तुलना करते हैं, तो विकास की तुलना करने के लिए एक तरह से आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप इकोनॉमी जब हम बात करेंगे तो इसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, जो अविकसित अर्थव्यवस्था होती हैं वहां पे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का जो स्तर होता है वो निम्न होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता है। तृतीय क्षेत्र में श्रम शक्ति का बड़ा अनुपात नहीं, ये विकसित अर्थव्यवस्था में होगा। अविकसित अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान होता है, प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या लगी होती है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन लिखा उपरोक्त सभी, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या के बड़े अनुपात से वंचित होने की स्थिति, मतलब जनसंख्या का जो एक बड़ा अनुपात होता है, उन्हें जो आधुनिक सुविधा वाली चीजें होती हैं उनसे एक तरह से उनको वंचित रहना पड़ता है। मतलब वंचित रहने की स्थिति एक तरह से अविकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट देखिए, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, बेरोजगारी आमतौर पर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, अविकसित देश जो होते हैं, ठीक है, अविकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उन देशों के पास में एक तरह से क्या होते हैं, जो संसाधन होते हैं, ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता में कमी पाई जाती है, या जो तकनीक है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वो एक तरह से क्या होता है, उसमें पिछड़ जाते हैं। तो पूंजी की कमी होती है, तकनीकी पिछड़ापन होता है, वहाँ पे अधिकांश लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, मतलब बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो अविकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था कि जो अंडर डेवलप इकोनॉमी होती हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों का एक तरह से अभाव पाया जाता है। वहां पे जो संसाधन होते हैं उसकी उपलब्धता में कमी पाई जाती है, या संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहां पे निर्धनता, गरीबी पाई जाती है, जनसंख्या जो बढ़ती है वो तेजी से बढ़ती है, तकनीकी रूप से एक तरह से वो पिछड़ापन होता है, वहां पे असमानताओं का जो स्तर होता है वो ऊंचा पाया जाता है, मतलब गरीबी और अमीरी में बहुत अंतर पाया जाता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं होती है। उन देशों में पूंजी की जो उत्पादकता होती है उसका निम्न स्तर पाया जाता है। उनका दूसरे देशों के साथ में जो लेन देन होता है वो बहुत कम होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही लोगों की पहचान करें। पूंजी उत्पादन अनुपात का उच्च स्तर पूंजी के कुशल उपयोग को दर्शाता है, ठीक है, कुशल उपयोग मतलब इफिशिएंट यूज को एक तरह से दर्शाता है। तो हम कहेंगे ये हमारा जो फर्स्ट कथन है वो एक तरह से क्या है, गलत है। अच्छा, पूंजी उत्पादन अनुपात की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या दर्शा रहा है कि किसी वस्तु की एक इकाई उत्पादन की एक इकाई को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी मात्रा में कैपिटल पूंजी की मात्रा आवश्यक होती है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी पूंजी का एक तरह से प्रयोग किया जाएगा। तो पूंजी उत्पादन अनुपात अगर ऊंचा है इसका मतलब क्या हो गया, इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, ठीक है, जो पूंजी है उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो जाएगा। और यह अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है। तो यहां पे केवल आपका सेकंड कथन ही सही होना चाहिए, ऑप्शन हमारा बी। अगला देखिए, संतुलित विकास की रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, संतुलित विकास की अगर हम बात करें, बैलेंस डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब किससे होता है, सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना, ठीक है। इनके जो समर्थक अर्थशास्त्री हैं, संतुलित विकास की जो अवधारणा दी गई है, उनके जो समर्थक अर्थशास्त्री, उनका एक तरह से क्या मानना है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ अगर निवेश किया जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था के विकास में एक तरह से मदद मिलेगी। क्योंकि उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो संतुलित विकास, जो बैलेंस ग्रोथ की हम बात करते हैं, बैलेंस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना, क्योंकि सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला है असंतुलित वृद्धि, अनबैलेंस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इस रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, असंतुलित वृद्धि की जो अवधारणा है वो एक तरह से क्या कहती है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पहले निवेश करना चाहिए, और उससे क्या होगा, उनका विकास होगा, और उनके साथ साथ में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको भी एक तरह से, उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वो भी धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उनमें भी एक तरह से वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। असंतुलित वृद्धि का मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के पक्ष में पहले क्या करना चाहिए, जो असंतुलन की स्थिति है, जो पिछड़ापन है, उसको दूर करना चाहिए। और जब कुछ क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर करेंगे तो उससे जो दूसरे क्षेत्र हैं उनको भी एक तरह से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही लोगों की पहचान करनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा है, असंतुलित विकास रणनीति को महलनोबिस रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां तक तो आपका पहला कथन हो गया। उसके बाद में दूसरा कथन हमारा है, 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भारत में यह रणनीति अपनाई गई। तो देखिए, असंतुलित विकास की जो रणनीति है उसको हम महलनोबिस की जो रणनीति है, महलनोबिस का जो मॉडल है, ठीक है, उससे हम जानते हैं। तो ये कथन तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, पहला कथन। फिर दूसरा कथन, 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में यह रणनीति अपनाई गई, ये गलत लग रहा है। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद में अगर हम देखें तो 1956 में, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तरह से क्या किया गया था, महलनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। और इस योजना में एक तरह से जो भारी उद्योग हैं, ठीक है, भारी उद्योगों के विकास पर एक तरह से बल दिया गया था। और जो भारत की औद्योगिक नीति है 1956 वाली, वो भी एक तरह से आई थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कथन तो हमारा गलत है, पहला कथन हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, PQLI, ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई। ठीक है, तो PQLI का जो कंसेप्ट है वो विकसित किया गया था मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। और सन की अगर हम बात करें तो 1979 होना चाहिए, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, PQLI, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडिसेंस, जीवन का भौतिक गुणवत्ता जो सूचकांक है उसको मापने के जो पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, PQLI जो है उसके 3 इंडिकेटर हैं, 3 पैरामीटर हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हमारा हो गया है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है। फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें शिशु मृत्यु दर, ठीक है, ये आपका शिशु मृत्यु दर। और तीसरा आपका है साक्षरता सूचकांक, ठीक है, जो आधारभूत साक्षरता सूचकांक है उसको भी लिया गया है। तो यहाँ पे साक्षरता वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए इन ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ए एवं सी दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को हमको पहचान करना है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड PHI ने मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। ठीक है, यहां तक आपका पहला कथन है। तो देखिए, मानव विकास जो रिपोर्ट है HDI, ठीक है, उसको प्रकाशित करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, UNDP। तो इसका मतलब पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरा कथन हमारा कौन सा है, HDR को या HDI जो है को द्विवार्षिक रूप में प्रकाशित किया जाता नहीं। ठीक है, 1990 में पहली बार जब प्रकाशित किया गया था, तो उसके बाद में ये हर साल एक तरह से प्रकाशित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों कथन हमारे गलत हैं। ठीक है, मानव विकास जो रिपोर्ट है वो UNDP के द्वारा जारी की जाती हैं और हर साल जारी की जाती हैं। तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, HDI की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। मानव विकास सूचकांक, HDI की जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई है, महबूब उल हक। ठीक है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इनके द्वारा इस अवधारणा को कब दिया गया था, 1990 में। और जो HDI है उसको मापने के इन्होंने 3 पैरामीटर बताए थे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, जीवन प्रत्याशा, दूसरा हमारा हो गया शिक्षा, और तीसरा हो गया जीवन स्तर सूचकांक। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, यहाँ आय हम उसकी जगह ले सकते हैं। तो ये 3 पैरामीटर के आधार पर HDI को मापा जाता है। 1990 में इसकी खोज हुई थी, अवधारणा को दिया गया था किसके द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। अगला देखिए,
HDI का घटक है। ठीक है, HDI का घटक मैंने बताया था अभी आपको कि जो HDI की अवधारणा है, ठीक है, HDI का घटक, तो HDI की जो अवधारणा है वो 1990 के दशक में या 1990 में विकसित की गई थी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। और HDI को मापने के 3 पैरामीटर हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर सूचकांक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक, ये HDI का इंडिकेटर है, पैरामीटर है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो इसको HDI में नहीं लिया जाता है, PQLI की जो अवधारणा है उसमें लिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर को भी इसमें नहीं लिया जाता है। HDI का माप इसमें कौन सा है, केवल जीवन प्रत्याशा सूचकांक। इसके अलावा जैसे शिक्षा और जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो इनके आधार पर HDI को मापा जाता है। फिर अगला देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो MPI का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो ऑक्सफोर्ड मानव विकास कार्यक्रम के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, और इसको मापने के उन्होंने 3 इंडिकेटर बताए, 3 पैरामीटर बताए हैं। ठीक है, जिसको हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन MPI का घटक नहीं है। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है MPI, उसको मापने के लिए किस किस का आयामों का प्रयोग किया जाता है, स्वास्थ्य जो आयाम है उसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षा का प्रयोग किया जाता है और जीवन स्तर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे मिला के कुल 10 और उससे ज्यादा पैरामीटर हैं। तो व्यवसाय जो है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, ऑप्शन हमारा सी। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो MPI की अवधारणा है उसमें शैक्षिक आयाम में प्रत्येक संकेतक 1/6 पर समान रूप से भारित होता है, यह हमारा पहला कथन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जो आयाम है प्रत्येक को 1/6 के बराबर भाग दिया जाता है या